मेरे भाई जायदाद के लालच में मेरी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े नशई शख्स से कर रहे थे। इनकार करने पर उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया तो मैं भागकर दारुल अमान आ गई। मगर भाई रोज दारुल अमान की इंतजामिया को धमकाते डराते, इस वजह से मुझे दारुल अमान में भी पनाह नहीं मिली। वहां की मैडम ने कहा, एक तुम्हारे लिए हम सबको खतरे में नहीं डाल सकते। मैं रोती हुई गेट से बाहर निकली जब एक ब्लैक कलर की कार सामने से गुजरी और मुझे जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां से वापसी के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। मेरे लिए भी आज वही दिन था। मैं एक पुरानी टैक्सी की पिछली नशिस्त पर बैठी, खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते हुए दरख्तों और बिजली के खंभों को देख रही थी। लेकिन मेरी नजरें कहीं दूर किसी खला में जमी हुई थीं। मेरे हाथ मसलसल थर थर रहे थे और आंखों में आंसुओं का एक तलातुम था जो पलकों की बाढ़ तोड़कर बह निकलने को बेताब था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन अपने ही खून, अपने ही घर और अपनी ही पहचान को छोड़कर किसी दारुल ईमान की पनाह लेनी पड़ेगी। मैं खाते पीते और शरीफ घराने की बेटी थी। मेरी जिंदगी तब तक एक खूबसूरत ख्वाब की तरह थी जब तक मेरे वालिद साहब जिंदा थे। वालिद के इंतकाल के बाद जैसे सर से साइबान छिन गया हो। भाइयों ने जायदाद की हवस में अंधे होकर मुझे बोझ समझना शुरू कर दिया था। रोज की जली कटी बातें, ताने और फिर बात हाथ उठाने तक जा पहुंची। आज जब मैंने महसूस किया कि मेरे अपने ही भाई मुझे एक ऐसे शख्स के पल्ले बांधना चाहते हैं जो बदकरतार और जालिम है और नशा भी करता है, तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जुम्मे को मेरा इस शख्स से निकाह था क्योंकि इसके पास बहुत सी जमीनें थीं। इसने मेरे भाइयों को लालच दी और कहा कि वो मेरे भाइयों को भी जमीन देगा और जो मेरे हिस्से की जायदाद है, जो मेरे वालिद ने मेरे नाम की थी, वो भी भाई ले जाएं। इस शख्स ने कहा कि मुझे जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, इसीलिए तुम अपनी बहन की जायदाद अपने पास रखो। वो शख्स जानता था कि मेरे भाइयों को लालच देगा तो वो एकदम से राजी हो जाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी सहेली मेरे पास आई और इसने मुझे कहा कि ये शख्स बहुत बुरा आदमी है। तुम्हारे भाई लालच में आकर इससे तुम्हारी शादी कर रहे हैं। इस शख्स की पहले भी 4 शादियां हो चुकी हैं। अगर तुम अपनी बेहतरी चाहती हो तो इस शादी से इनकार करो। मैं रोने लगी और मैंने कहा, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। मेरे भाई मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरी दोस्त वो सामान देखने लगी जो बेड पर बिखरा हुआ था। लाल रंग का जोड़ा, जेवरात और भी बहुत सी चीजें थीं। मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे बस आने वाले वक्त से खौफ आ रहा था। न जाने मेरी जिंदगी में क्या होने वाला था। मेरी सहेली वापस अपने घर चली गई। आज मैं अपने माँ बाप को याद करके बहुत देर तक रोई। अगर आज वो लोग जिंदा होते तो मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा होता। मैं सारी रात जागती रही और इस बारे में सोचती रही। मैंने सोचा कि घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूं। जब टैक्सी दारुल अमान के बड़े से लोहे के फाटक के सामने रुकी तो मेरा दिल डूबने लगा। यहाँ की ऊंची दीवारें और इन पर लगी खारदार तारें चीख चीख कर कह रही थीं कि बाहर की दुनिया अब मेरे लिए महफूज नहीं रही। गार्ड ने सवालिया नजरों से मुझे देखा और रजिस्टर में नाम दर्ज किया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, एक अजीब सी खामोशी ने इसे अपने लपेट में ले लिया। ये खामोशी सुकून वाली नहीं थी, बल्कि इसमें हजारों दुख भरी दास्तानें दफन थीं। अंदर का माहौल देखकर मेरी रूह कांप उठी। वहां कई औरतें मौजूद थीं। कोई फर्श पर बैठी खाली नजरों से दीवार को तक रही थी, तो कोई अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए सिसकियां भर रही थी। इसे एक छोटे से कमरे में ले जाया गया, जहां पहले से 2 खवातीन मौजूद थीं। एक अधेड़ उम्र की औरत ने इसे देखकर गहरी सांस ली और इसकी नजरों से लग रहा था जैसे कह रही हो, एक और बेसहारा लड़की आ गई। मैंने अपना छोटा सा बैग एक कोने में रखा और वहीं जमीन पर बैठ गई। मुझे अपना वो कमरा याद आया जहां मैं शहजादियों की तरह रहती थी, अपनी सहेलियों के कहके और माँ की ममता। मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं अब एक बेसहारा औरत थी जिसका ठिकाना एक सरकारी पनाहगाह था। रात का अंधेरा जैसे जैसे गहरा हो रहा था,
दारुल-अमान की दीवारों से टकरा कर आने वाली औरतों की सिसकियों ने मेरे दिल में एक अजीब खौफ पैदा कर दिया। दारुल-अमान में मेरी पहली रात किसी डरावने ख्वाब से कम न थी। मैं सारी रात इस सख्त बिस्तर पर लेटी छत को तकती रही। कमरे में मौजूद दूसरी औरतों के खर्राटों और कभी कभार सुनाई देने वाली सिसकियों ने इसे सोने न दिया। मुझे बार बार अपना वो नरम बिस्तर याद आ रहा था जो अब मुझसे छिन चुका था। सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की की सलाखों से छिनकर अंदर आई तो एहसास हुआ कि अब मेरी जिंदगी का हर दिन इन्हीं सलाखों के पीछे गुजरेगा। पहले दिन ही मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ रहना इतना आसान नहीं। घर घर होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन सबके दिल के अंदर यही दुख था, बेघरी का। बज़ाहिर तो वो एक आरामदेह छत के नीचे रह रहे थे, लेकिन जो अपना घर होता है इसकी बात ही अलग होती है। मैं इधर नई नई थी तो खामोशी से हर चीज का मुशाहिदा कर रही थी। सुबह नाश्ते के लिए सबको एक बड़े हॉल में जमा किया गया। वहां का मंजर देखकर मेरी आंखें भर आईं। कोई बूढ़ी माँ थी जिसे इसके बेटों ने सड़क पर छोड़ दिया था, तो कोई मेरी जैसी जवान लड़की थी जिसकी अस्मत पर अपनों ने ही वार किया था। वहां के खाने में जायका तो नहीं था, मगर पेट भरना मेरी मजबूरी थी। मेरे बराबर में एक दुबली पतली सी लड़की बैठी थी जिसका नाम साइमा था। इसके चेहरे पर नील के निशान थे, शायद इसे बहुत बेरहमी से पीटा गया था। तुम क्यों आई हो? यहाँ साइमा ने बहुत धीमे से मुझसे पूछा। मैंने एक लंबी आह भरी और कहा, अपनों की बेवफाई ले आई। भाइयों ने घर से निकाल दिया क्योंकि मैं इनकी मर्जी के जालिम इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी। साइमा की आंखों में आंसू आ गए। इसने मेरा हाथ थामा और कहा, जोया, यहाँ हम सबकी कहानी एक जैसी है। बाहर की दुनिया हमें गुनाहगार समझती है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि हमें इस हाल तक पहुंचाने वाले हमारे अपने ही खून होते हैं। ये दारुल अमान हमारे लिए पनाहगाह तो है, लेकिन यहाँ की खामोशी इंसान को अंदर से खा जाती है। दिन गुजरते गए और मैं इस माहौल की आदी होने लगी। यहाँ का हर दिन एक जैसा होता। सुबह उठना, सफाई करना, फिर वही बेजायका खाना और शाम को सहन में बैठकर आसमान को देखना। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती जब कोई मुलाकाती अपने किसी अजीज से मिलने आता और मैं दूर खड़ी देखती कि कैसे वो लोग एक दूसरे के गले लगकर रोते थे। मेरे लिए तो कोई आने वाला नहीं था। मेरा भाई, जिसके साथ मैंने बचपन गुजारा था, इसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसकी बहन जिंदा भी है या नहीं। एक दिन दारुल अमान के इंचार्ज ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। वो हमेशा की तरह सख्त नजर आ रही थीं। उन्होंने एक कागज मेरे सामने रखा और कहा, तुम्हारे भाई का फोन आया था। वो चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ और इस शख्स से निकाह कर लो जिसे उन्होंने चुना है। अगर तुम नहीं मानोगी तो वो तुम्हें यहाँ भी सुकून से नहीं रहने देंगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ वो जालिम माशरा था और दूसरी तरफ ये चार दीवारी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कांपते हाथों से वो कागज पकड़ा और इंचार्ज की तरफ देखकर कहा, बाजी, क्या मुझे यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा? क्या मेरे पास कोई हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से जी सकूं? इंचार्ज ने पहली बार मेरी तरफ थोड़ी हमदर्दी से देखा और कहा, जोया, कानून तुम्हारे साथ है, लेकिन ताकत इनके पास है। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं एक कैद खाने में हूँ जिसकी चाबी इन लोगों के पास है जिन्होंने मुझे यहाँ पहुंचाया। इस रात मैंने फैसला किया कि अब मैं मजीद नहीं रहूंगी। मुझे अपनी जिंदगी के लिए खुद खड़ा होना होगा। लेकिन एक अकेली लड़की जिसके पास ना पैसा हो ना सहारा, वो इस जालिम दुनिया का मुकाबला कैसे करेगी? मैंने सब अल्लाह पर छोड़ दिया। रात के अंधेरे में जब मैं दारुल अमान के सहन में टहल रही थी तो मैंने सोचा कि काश कोई मोजज़ा हो जाए और मुझे इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। मेरी दुआ शायद अर्श तक पहुंच रही थी, क्योंकि अगले दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। भाई की धमकी के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई। मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता कि कहीं वो जबरदस्ती मुझे यहाँ से निकाल कर ना ले जाएं। दारुल अमान के कानून के मुताबिक अगर घर वाले जमानत दें तो लड़की को जाना पड़ता है।
और यही बात मेरे लिए मौत का पैगाम थी। मैंने साइमा को अपनी परेशानी बताई तो इसने मेरा हाथ पकड़कर तसल्ली दी और कहा, जोया हिम्मत ना हारना, यहाँ एक वकील साहिबा आती हैं जो हम जैसी लड़कियों के केस मुफ्त लड़ती हैं। मैं इनसे तुम्हारी बात करवाऊंगी। अगले दिन वाकई ही वो वकील साहिबा, जिनका नाम आसमा था, दारुल अमान आई। इनका चेहरा बहुत पुरसकून और आवाज में हमदर्दी थी। जब मैंने इन्हें अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे मेरे भाइयों ने जायदाद के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, तो इनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने मुझसे कहा, जोया तुम अकेली नहीं हो। जब तक तुम खुद हिम्मत नहीं हारोगी, कोई तुम्हें यहाँ से तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं ले जा सकता। इनकी बातों ने मेरे मुरझाए हुए दिल में उम्मीद की एक नई किरण पैदा कर दी। लेकिन इसी शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी। दारुल अमान के हॉल में एक शोर उठा था। मैं दौड़कर वहां पहुंची तो देखा कि इंचार्ज बाजी किसी से तल्ख लहजे में बात कर रही थी। सामने मेरा बड़ा भाई खड़ा था। इसे देखकर मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था और चिल्लाकर कह रहा था, वो मेरी बहन है, मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसे यहाँ कैद नहीं रख सकती। इंचार्ज बाजी ने बहुत सुकून से जवाब दिया, वो अपनी मर्जी से यहाँ आई है और जब तक वो खुद नहीं कहेगी, हम इसे आपके हवाले नहीं करेंगे। और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरा भाई चीख कर बोला, ओ बीबी, पुलिस की धमकी किसी और को देना। मैं पुलिस से नहीं डरता। भाई मुझे देखकर मेरी तरफ लपका और मेरा बाजू पकड़कर झंझोड़ने लगा। चल जोया, बहुत ड्रामे हो गए। अब घर चल, वरना मैं तेरी लाश यहाँ से उठाऊंगा। इसकी आवाज में ही वहशत थी, जिससे डरकर मैं घर से भागी थी। मैंने हिम्मत जमा की और अपना बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़ाया। मैं नहीं जाऊंगी भाई। आपने मेरे लिए भाई वाला रिश्ता कब का खत्म कर दिया है। आपको मेरी फिक्र नहीं, इस जायदाद और इस बूढ़े आदमी के पैसों की फिक्र है, जिसके हाथ आप मुझे बेचना चाहते हैं। ये सुनकर इसने सबके सामने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। मैं फर्श पर गिर पड़ी। मेरी आंखों में आंसू थे। असलम भाई कहने लगा, इन लोगों की शह पर तुम इनकी जबान बोल रही हो। याद रखना, मैं ये जबान काटने में देर नहीं करूंगा। तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती हो, मैं जो कहता हूँ वो कर गुजरता हूँ। दारुल अमान के गार्ड ने फौरन मुदाखलत की और इसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जाते जाते वो गंदी गालियां दे रहा था और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस वाकये के बाद मैं कई घंटों तक अपने बिस्तर पर पड़ी रोती रही। मेरा चेहरा सूज गया था, मगर दर्द चेहरे से ज्यादा रूह में था। साइमा मेरे पास आई और मेरे सर पर हाथ रखा। देखा जोया, ये दुनिया कितनी जालिम है। यहाँ दारुल अमान में हम महफूज तो हैं, लेकिन कब तक। हमें बाहर निकलकर अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। इस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं ताहयात यहाँ नहीं रह सकती। दारुल अमान एक आर्जी पनाहगाह है, मुस्तकिल घर नहीं। मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से निकलती हूँ तो कहाँ जाऊंगी। कोई नौकरी, कोई ठिकाना, कोई हमदर्द। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। अगली सुबह आसमा साहिबा दोबारा आईं और उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई। जोया, मैंने तुम्हारे लिए एक सिलाई कढ़ाई के सेंटर में काम का बंदोबस्त किया है, जो एक एनजीओ चलाती है। तुम वहां रह भी सकती हो और काम करके अपने अखराजात भी उठा सकती हो। ये सुनकर मुझे लगा जैसे अंधेरे गार में मुझे रोशनी का रास्ता मिल गया हो। मैंने फौरन हामी भर ली, मगर मुझे क्या मालूम था कि दारुल अमान से निकलना इतना आसान नहीं होगा। मेरे भाई ने बाहर गुंडे बैठा रखे थे जो मेरी ताक में थे, और दारुल अमान के कुछ मुलाजिम भी शायद इससे मिले हुए थे। रात के वक्त जब मैं अपना सामान समेट रही थी, साइमा मेरे पास आई और कहने लगी, जोया होशियार रहना। मैंने सुना है तुम्हारे भाई यहाँ के एक गार्ड को पैसे देकर गया है। वो तुम्हें अगवा करने का मंसूबा बना रही हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक बार फिर मैं मौत और जिंदगी की कश्मकश में थी। क्या मैं इस महफूज किले से सही सलामत निकल पाऊंगी, या फिर ये दारुल अमान ही मेरी आखिरी मंजिल साबित होगा। ज़हन में बस ऐसी सोच आई जा रही थी। भाई के जाने के बाद दारुल अमान में जैसे मेरे लिए जमीन तंग कर दी गई। बड़ी आपा यानी इंचार्ज का रवैया यकदम बदल गया। वो जो पहले ही सख्त थीं, अब मुझसे नफरत करने लगी थीं। एक दिन उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया
اور بغیر کسی تہمید کے بولی، دیکھو زویا، تمہارے بھائی نے باہر تماشا لگا رکھا ہے۔ وہ روز پولیس لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اغوا کیا ہے۔ ہماری انتظامیہ پر بہت دباؤ ہے اور ہم ایک لڑکی کی خاطر ادارے کی بدنامی برداشت نہیں کر سکتے۔ میری زبان تو بند ہو گئی۔ میں نے بامشکل پوچھا، تو باجی میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے بے رخی سی فائل بند کی اور میری طرف دیکھ کر کہا، تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ یا پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ کل صبح تک اپنی گٹھری باندھ لو، ہم تمہیں مزید یہاں نہیں رکھ سکتے۔ باہر گیٹ تک ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، آگے تمہاری قسمت۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس جگہ کو میں نے دارالامان سمجھ کر بنا لی تھی، وہ بھی اب مجھے دھکے دے کر نکال رہا تھا۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ سائمہ میرے پاس تھوڑی آئی۔ جب اسے پتا چلا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ سویا باہر تمہارا بھائی گھاٹ لگائے بیٹھا ہوگا، اگر تم اکیلی نکلی تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، سائمہ نے فکر مندی سے کہا۔ میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، تو میں کیا کروں سائمہ؟ یہاں والے بھی مجھے بوجھ سمجھ رہی ہیں کیا؟ اس دنیا میں میرے لیے کوئی چھت نہیں؟ اس رات میں سو نہ سکی۔ میں نے اپنا وہی چھوٹا سا بیگ اٹھایا جس میں اب صرف چند پرانے کپڑے اور میری ماں کی تصویر تھی۔ صبح کا سورج میرے لیے زندگی کا سب سے کٹھن دن لے کر آیا۔ بڑی آپا نے گارڈ کو اشارہ کیا اور مجھے دھکے دے کر اس بڑے لوہے کے گیٹ سے باہر نکال دیا گیا۔ جیسے ہی گیٹ بند ہوا، اس کی بھاری آواز میرے دل پر لگی۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی تھی، تنہا اور بے سہارا۔ ابھی میں نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ کالے رنگ کی ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ میرا بڑا بھائی اسلم تھا۔ آ گئی نا باہر؟ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ بڑی پناہ ڈھونڈ رہی تھی، اب دیکھتا ہوں تجھے کون بچاتا ہے۔ اس نے گاڑی سے اتر کر میرا بازو سختی سے پکڑا اور مجھے گاڑی کے اندر دھکیلنے لگا۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر سڑک سنسان تھی۔ اس نے میرا منہ دبایا اور مجھے پچھلی نشست پر پٹک دیا۔ گاڑی تیزی سے دوڑنے لگی۔ میرا بھائی غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ مجھے گندی گالیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا آج رات ہی وہ میرا نکاح اس بوڑھے آدمی سے کروا دے گا اور اس کے بعد اسے جائیداد کی رقم مل جائے گی۔ میں گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ کاش کوئی حادثہ ہو جائے اور میں وہیں مر جاؤں، مگر زندگی اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتی۔ اچانک گاڑی ایک سگنل پر رکی۔ میرا بھائی فون پر کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ میں نے ہمت جمع کی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی۔ میرا بھائی پیچھے سے چلایا، زویا رک جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں بازار کی تنگ گلیوں میں بھاگتی رہی۔ لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکی ننگے پاؤں بکھرے بالوں کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے ایک پرانی عمارت کے پیچھے چھپ گئی۔ میرا سانس پھول رہا تھا اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ کچھ دیر بعد جب شور کم ہوا تو میں نے باہر جھانکا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں ہوں۔ شام کا سایہ پھیل رہا تھا۔ تبھی میری نظر ایک میلے کچیلے بورڈ پر پڑی جس پر لکھا تھا مسافر خانہ۔ میرے پاس جیب میں صرف چند 100 روپے تھے جو میں نے دارالامان میں سلائی کر کے کمائے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے خود کو بدلنا ہوگا۔ اگر میں روتی رہی تو یہ دنیا مجھے کچل دے گی۔ میں نے سر پر چادر ٹھیک کی اور اس مسافر خانے کی طرف قدم بڑھائے، مگر وہاں کا ماحول دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں مشکوک لوگ بیٹھے تھے اور عورتوں کو بری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک عورت میرے پاس آئی۔ اس کا چہرہ بہت تھکا ہوا تھا مگر آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ اس نے میرا حال دیکھ کر پوچھا، بیٹی کہاں سے آئی ہو؟ یہاں اکیلی لڑکیوں کا رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اسے مختصر اپنی کہانی سنائی۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا، بیٹی یہ شہر بہت بے رحم ہے، میرے ساتھ چلو، میں ایک چھوٹے سے کارخانے میں کام کرتی ہوں، وہاں شاید تمہیں کوئی کام مل جائے اور سر چھپانے کی جگہ بھی۔ میں پریشان تھی کہ کیا اس پر بھروسہ کروں یا نہ کروں، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ دارالامان نے مجھے نکال دیا تھا، بھائی میری جان کا دشمن تھا اور اب یہ انجان عورت میری آخری امید تھی۔
میں اس کے پیچھے چل پڑی، یہ سوچے بغیر کہ یہ راستہ مجھے کہاں لے جائے گا۔ وہ عورت جس کا نام سکینہ بی بی تھا مجھے ایک تنگ اور تاریک گلی میں لے گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا مکان تھا جہاں سلائی کی کئی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں میری جیسی کئی اور عورتیں بھی تھیں جو رات کے وقت کام میں مصروف تھیں۔ سکینہ بی بی نے مجھے کونے میں بستر دیا اور کہا، بیٹی یہاں عزت سے کام کرو اور یہیں رہو، باہر کی دنیا اب تمہارے لیے نہیں رہی۔ میں نے وہیں کام کرنا شروع کر دیا، دن بھر کپڑے سیتی اور رات کو تھک کر وہیں زمین پر سو جاتی۔ لیکن میرا ڈر ختم نہیں ہوا تھا، مجھے ہر وقت لگتا تھا کہ میرا بھائی ابھی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ کچھ دن گزرے تو مجھے پتا چلا کہ سکینہ بی بی دراصل ان عورتوں کو ایک دوسرے شہر کے کسی ڈیرے پر بیچنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور دارالامان سے بھاگی، بھائی سے بچی اور اب ایک نئے جال میں پھنس گئی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے میں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خاموشی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ سڑک پر سناٹا تھا، مگر اس بار میں رو نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں ماری بھی گئی تو کم از کم لڑ کر مروں گی۔ میں بھاگتے بھاگتے شہر کے ایک بڑے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ وہاں موجود لیڈی انسپیکٹر نے جب میری حالت دیکھی اور میری پوری داستان سنی تو ان کا دل پسچ گیا۔ انہوں نے فوراً میرے بھائی کے خلاف وارنٹ جاری کیے۔ اگلے ہی دن میرا بھائی گرفتار ہو گیا کیونکہ اس نے نہ صرف مجھ پر تشدد کیا تھا بلکہ جائیداد کے کاغذات پر میرے جعلی دستخط بھی کروانے کی کوشش کی تھی۔ پولیس انسپیکٹر نے مجھے دوبارہ دارالامان بھیجنے کی بات کی، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، باجی دارالامان مجھے پناہ تو دے سکتا ہے، لیکن وہ مجھے عزت کی زندگی اور آزادی نہیں دے سکے گا۔ مجھے کسی کے رحم و کرم پر نہیں جینا۔ انسپیکٹر صاحبہ نے میری ہمت کو سراہا اور مجھے ایک ورکنگ وومن ہاسٹل میں جگہ دلوا دی، جہاں میں اب اپنی کمائی کی محنت سے رہ رہی ہوں۔ میں نے ایک چھوٹے سے اسکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور ساتھ میں اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہی ہوں۔ ورکنگ وومن ہاسٹل میں رہتے ہوئے مجھے 2 سال بیت چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دیا۔ دن کو میں اسکول میں پڑھاتی اور شام کو ایک دستکاری مرکز میں اپنا وقت گزارتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے فیصلے انسان کی سوچ سے کہیں بہتر ہوتے ہیں۔ اسکول کے پرنسپل، جو ایک بہت ہی نیک اور بزرگ انسان تھے، ایک دن مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ ان کے ساتھ ایک سادہ لباس میں ملبوس نوجوان بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں بلا کی شرافت تھی۔ زویا بیٹی، یہ عثمان ہے، میرے قریبی دوست کا بیٹا اور پیشے سے سول انجینئر ہے۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ ایک ایسے جیون ساتھی کی تلاش میں ہے جو زندگی کے دکھ سکھ سمجھتی ہو۔ میں نے اسے تمہاری سچائی اور ہمت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تم دونوں بات کر لو۔ میرا دل تھک سے رہ گیا۔ مجھے لگا شاید پھر کوئی مجھے جائیداد یا لالچ کے لیے آزمانے آیا ہے، لیکن جب عثمان نے بات شروع کی تو میرے سارے وہم مٹ گئے۔ زویا جی، مجھے آپ کی جائیداد یا ماضی سے کوئی غرض نہیں۔ میں صرف ایک ایسا گھر بنانا چاہتا ہوں جہاں سکون ہو اور ایک ایسی شریک حیات جو رشتوں کی قدر کرنا جانتی ہو۔ میں نے بھی بہت دکھ دیکھے، یتیمی اور رشتوں کی بے حسی دیکھی، سب پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ میں نے سوچا کہ کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن اب مجھے لگنے لگا ہے کہ ایک جیون ساتھی کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ گھر تو بنا لیا، مگر گھر کی تنہائی کاٹنے لگی ہے۔ اب میرے پاس سب کچھ ہے، وہی رشتے دار جو برے وقت میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اب چاہتے ہیں کہ میں ان کی بیٹیوں سے شادی کروں، لیکن تجربے نے لوگوں کی پہچان کروا دی ہے۔ تبھی پرنسپل صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا۔ پرنسپل صاحب بھی آ گئے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی نکاح سنت ہے، عورت بغیر مرد کے نہیں رہ سکتی، اسے تحفظ چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے دکھ سے پرنسپل صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، سر بھائیوں سے زیادہ کون محافظ ہوتا ہے؟ جب سکے بھائی ہی تحفظ نہیں دیں تو کس سے امید رکھیں؟ مگر پرنسپل صاحب کے اصرار پر میں نے عثمان کو موقع دیا۔ جہاں اتنی آزمائشیں دیکھی تھیں، ایک رسک اور اٹھا لیا۔ عثمان کی سادگی نے میرا دل جیت لیا۔ ہم دونوں کی شادی بہت ہی سادگی سے مسجد میں ہوئی۔ شادی کے بعد جب عثمان مجھے اپنے گھر لے کر گیا
तो इसने मेरे नाम के कागजात बनवाए। वो जायदाद जो मेरे भाइयों ने मुझसे छीन ली थी, उस्मान ने अपने ज़राए इस्तेमाल करके कानूनी जंग लड़ी और वो मकान मुझे वापस दिलवाया। लेकिन मेरा दिल अब इस मकान में जाने को नहीं कर रहा था, जहाँ तल्ख यादें दफन थीं। उस्मान ने कहा, जोया, वो तुम्हारे बाप की निशानी है, इसे वीरान मत छोड़ो। हालांकि उस्मान का अपना भी घर था। सिक्योरिटी के तौर पर उस्मान ने वो घर भी मुझे तोहफे में दिया। शादी के 3 साल गुजर गए। अल्लाह ने हमें 2 खूबसूरत बच्चों, एक बेटा और एक बेटी से नवाजा। मेरी जिंदगी अब एक पुरसुकून झील की तरह थी, जहाँ दुखों की कोई लहर नहीं थी। एक दिन मैं बच्चों के साथ सिहन में बैठी थी कि मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल से किसी नर्स की आवाज आई थी, क्या आप सोया हैं? यहाँ असलम नामी एक मरीज दाखिल है। इसकी हालत बहुत तफ्शीशनाक है और वो मुसलसल आपका नाम ले रहा है। मेरा भाई असलम, वही जिसने मुझे दारुल अमान की दहलीज तक पहुंचाया। मेरे जहन में वो थप्पड़, वो गालियां और वो जिल्लत एक पल के लिए घूम गई। लेकिन फिर मुझे अपने बच्चों के मासूम चेहरे नजर आए। उस्मान ने मेरा हाथ थामा और कहा, जोया, माफ कर देने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। चलो इसे दिखाते हैं। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो बिस्तर पर एक ढांचा पड़ा हुआ था। वो मेरा ताकतवर और जालिम भाई नहीं लग रहा था। बीमारी ने इसे तोड़ दिया। मुझे देखते ही इसकी आंखों से आंसुओं की झड़ियां लग गईं। जोया, मुझे माफ कर दो। मैंने जायदाद के लिए अपनी सकी बहन को बेचना चाहा। अल्लाह ने मुझे ऐसी सजा दी कि मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। मेरे दूसरे भाई ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मुल्क छोड़कर बाहर सेटल हो गया। मेरा दिल भर आया। वो मेरा भाई था, जिसके साथ मैंने बचपन में गुड़िया गुड्डे का खेल खेला था। मैंने इसका हाथ पकड़ा और कहा, भाई, मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। मैंने उस्मान के साथ मिलकर असलम भाई की जमानत करवाई और इन्हें हॉस्पिटल से निकालकर बेहतरीन प्राइवेट इलाज फराहम किया। जब वो थोड़े बेहतर हुए तो मैं इन्हें अपने इसी पुराने घर ले आई। अब बारी थी एक अधूरे वादे को पूरा करने की। मैंने दारुल अमान फोन किया और साइमा का पता लगवाया। बेचारी साइमा अब भी वहीं थी, क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं था। मैंने साइमा को अपने घर बुलाया। वो मुझे और मेरे बच्चों को देखकर हैरान रह गई। मैंने असलम भाई से बात की। भाई, साइमा वो लड़की है जिसने दारुल अमान में मेरी हिम्मत बंधाई थी। ये तन्हा है और आपको भी एक नेक साथी की जरूरत है। अगर आप चाहें तो साइमा इस घर की जीनत बन सकती है। असलम भाई, जो अब बिल्कुल बदल चुके थे, फौरन मान गए। साइमा और असलम भाई का निकाह हो गया। मैंने अपने बाबा के इस बड़े मकान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक पोर्शन में मैं, उस्मान और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगी और दूसरे पोर्शन में असलम भाई अपनी नई जिंदगी साइमा के साथ शुरू करने लगे। आज जब मैं अपने घर के ज़हन में खड़ी होती हूँ तो मुझे वो पुराना वक्त याद आता है। वो दारुल अमान की दीवारें, वो भूख, वो खौफ, और फिर ये आज का दिन। मेरा भाई अब पछतावे की आग से निकल कर नेकी की राह पर है और हर रोज मुझसे माफी मांगता है। साइमा मेरी भाभी भानकर मुझे वो बहनों वाला प्यार दे रही है जो मुझे कभी नहीं मिला था। जिंदगी वाकई बहुत अजीब है। कभी ये आपको दारुल अमान जैसी जगहों पर फेंक देती है और कभी आपको इतना कुछ दे देती है कि आप संभाल नहीं पाते। मैंने सीखा कि अगर आपका इरादा सच्चा हो और आप सब्र करें तो अल्लाह ताला आपके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। मेरा दुख अब सुख में बदल चुका था और वो घर जो कभी दुश्मनी का मरकज था, आज मोहब्बत का गहवारा बन गया था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे वो ऊंची दीवारें याद आती हैं जिन्हें लोग दारुल अमान कहते हैं। वो जगह एक मजबूर औरत के लिए आर्जी सहारा तो हो सकती है, लेकिन असल अमन तब मिलता है जब इंसान खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ले। मैं अब किसी के मोहताज नहीं हूँ। मेरे भाई जेल में हैं और वो मकान जिसके लिए उन्होंने मुझे दरबदर किया, अब इस पर मेरा कानूनी हक है। मेरी कहानी इन सब के लिए है जो समझते हैं कि एक अकेली लड़की कुछ नहीं कर सकती। मैंने दुख सहे, मैंने जिल्लत देखी, मैंने अपनों की बेवफाई बर्दाश्त की, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज मैं आज़ाद हूँ और मेरा ये अमन किसी अदारे या किसी दीवार का मोहताज नहीं, बल्कि ये मेरी अपनी हिम्मत का नतीजा है। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी।
पसंदीदगी का बेहतरीन इजहार ये है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।